बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आपका आज का दिन कामयाबियों और ख़ुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासत के ऊंच नीच और जो एक खलबली है, इसके हम सब आदी हैं। और जिस सियासतदान तो हमारे जो है वो क़याम पाकिस्तान से ही आदी हैं, मगर अवाम भी इन हालात के आदी हो चुके हैं। और हाल ही में अभी जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब हैं, उनके एक बयान के ऊपर अच्छी ख़ासी बहस चल रही थी। जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, उस वक्त से किसी न किसी बयान ने, किसी न किसी इस तरह की बात ने सबको बहस में मसरूफ़ रखा। अवाम की जहाँ तक बात है तो अवाम, बहुत सारे अवाम खुश भी हैं और बहुत सारे अवाम जो हैं वो महंगाई की वजह से और ये गैर क़ानूनी जगहों से कब्ज़ा छुड़वाने की वजह से नाराज़ भी हैं। तो खैर ये एक मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, मगर सियासी सूरत हाल क्या है? इस सियासी सूरत हाल को बदलने में नौजवानों का बहुत बड़ा किरदार है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है और उस हिसाब से हम अमीर तरीन मुल्कों में हमारा शुमार होता है कि जहाँ नौजवानों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, आधी से ज़्यादा तादाद नौजवानों की है। तो ये एक ताकत है, एक बैकबोन है। और ये नौजवानों के इस दफ़ा सियासत में हिस्सा लेने की वजह से हमें क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक की जितनी भी सियासत थी, जितनी गवर्नमेंट्स थी, उनके मुकाबले में हमें इस दफ़ा मुख्तलिफ़ और मुनफरिद हुकूमत देखने को मिली है। इसमें सारा किरदार नौजवानों का है। और नौजवानों के साथ पहले आप देखते हैं कि जितने भी हमारे सियासतदान हुआ करते थे, वो एक बड़े मैच्योर, सीनियर और बड़ी उम्र के होना उनका लाजमी होता था, मगर इस वक्त ईवानों में नौजवान मौजूद हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि 30-32 साल की उम्र के हैं और एक बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ वो ईवानों में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। और ये नौजवानों का दौर तो बिल्कुल चलता ही रहेगा, मगर आज हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपको करवाता हूं। मगर सबसे उनसे पहले मैं आपसे तारुफ करवाऊंगा। आज सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवान हैं जनाब सदाकत हुसैन। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इन नौजवानों के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है, उन्होंने भी ज़िम्मेदारी जो है ना उसे महसूस करते हुए अभी से सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं मैट्रिक के, जो कि सियासत में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और वो इमरान ख़ान साहब से भी जाके मिले हैं और मुल्क के बारे में आज ज़रा ये भी जानेंगे ये बच्चे जो हैं हमारे मुल्क के, ये सियासत के हवाले से क्या सोचते हैं और किस तरह की बात करते हैं। मुक़ीत निज़ामानी हमारे साथ हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा जी, सदाकत हुसैन साहब, सर ये अभी रिसेंटली एक बयान खान साहब का आया है जिसको मैं पढ़ के मैं सुनाता हूँ। खान साहब ने बयान दिया कि जनाब जैसे झूठ का सहारा लेकर चोरी का माल बचाने की कोशिश करना बेईमानों का शेवा है, उसी तरह अपने मकासद के हुसूल के लिए यू टर्न की ऑप्शन इस्तेमाल करना अजीम क़यादत का तुर्रा इम्तियाज़ है। अब ये बात तो सही है कि अपने मकासद के हुसूल के लिए यू टर्न की ऑप्शन इस्तेमाल करना, तो आप क्या कहते हैं इस बयान के बारे में? काफ़ी बहस हो रही है, काफ़ी बात हो रही है इस पर। देखें जी, सबसे पहले तो इंतहाई एक अफसोसनाक सूरत हाल हमारे मुल्क में आ चुकी है कि ट्रेंड उस चीज़ को बनाया जाता है जो बयानात होते हैं। इस वक्त बयानात की सियासत है। कोई भी सीनियर लीडर जो बयान दे देता है, हमारा टोटल मीडिया, हमारे जितने भी फॉलोवर्स हैं उनके, हमारे जितने भी दीगर अपोजिशन कह लें, फॉलोवर्स कह लें, दीगर अवामी सतह पे कह लें, सिर्फ़ और सिर्फ उसी पे बहस छिड़ जाती है कि बयान क्या है। अमली सियासत की तरफ बिल्कुल कोई रुझान नहीं है। इस वक्त बयानात की सियासत हो रही है और बयानात को हर शख्स, अब ज़ाहिर है कोई पॉजिटिव लेगा, कोई नेगेटिव लेगा। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत जो है हिकमत अमली की सियासत कर रही है।
जो बेहतर हिकमत अमली इस वक्त उन्हें नज़र आती है, उसी पे वो अपना मौक़िफ़ भी रखते हैं, अपना अमली तौर पर उस पर फोकस भी उसी पे करते हैं। लेकिन ये समझना कि उसको यू टर्न का नाम देना या उसको किसी भी नेगेटिव एंगल में लेना, मेरे ख्याल से जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है मुल्क के अंदर, मुल्क गिर, वो काबिल कदर है। और मैं समझता हूँ कि उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि जिस हिसाब से इस चीज़ को स्टार्ट लिया गया। हाँ, ये ज़रूर है कि बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफ़ा हुआ, आपको महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। कुछ स्टेप्स मैं समझता हूँ कि आपको 1 से 2 साल बाद लेने चाहिए थे, जो कि इनिशियली आपने ले लिए। इस वक्त आपको रोज़गार में इजाफ़ा करना चाहिए था, हाँ। निचली सतह पर रोज़गार में इजाफ़ा करना चाहिए था और ऐसे मौक़े पैदा करने चाहिए थे कि आज का नौजवान जो सियासत पर पूरी नज़र रख रहा है, जैसा कि आपने फरमाया कि जो फोकस कर रहा है मुल्क की सूरत हाल को, उसे कहीं अपना कोई सोल्यूशन नज़र आए, कोई रोज़गार नज़र आए, न कि उसे हर तरफ धुआं, पोल्यूशन, गिरते हुए मकानात, गिरती हुई दुकानें, तो वो किस तरफ जाएगा? वो तो उम्मीद खो बैठेगा। तो आपने, मैं समझता हूँ कि इन इक़दामात से नौजवानों की उम्मीद छीनी है। नए कारोबारी जो छोटी सतह पे लोग अपना जहन बना रहे थे, उनकी एक उम्मीद ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, वो परेशान है। तो इस वक्त हमारा मुल्क चलता ही निचले दर्जे के कारोबारी हिसाब किताब से है। हमारी कोई भी बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त काम नहीं कर रही है। हमारे बड़े इदारे, इंडस्ट्रियल बेस इदारे, हमारे रेवेन्यू बेस इदारे दिवालिया हो चुके हैं। अगर मुल्क चल रहा है तो वो छोटे कारोबार से चल रहा है। तो आपको छोटे कारोबार में इजाफ़ा करना चाहिए, उसके मौक़े पैदा करना चाहिए, न कि इस वक्त जो मैं ठीक है कि जो इंतहाई ज़्यादा तजावज़ात में जो जगह आती है, वो हक बनता है गवर्नमेंट का, उनकी ड्यूटी है वो गिराए। ज़ाहिर सी बात है, वो नाजायज़ ज़मीनों के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे, वो एक दिन तो उन्हें हटाना ही था वहाँ से। बेशक, लेकिन ये इनिशियल इन्होंने जो तरजीहात रखी हैं अपनी, मैं समझता हूँ ये तरजीहात इस वक्त ठीक नहीं है। मुल्क को अंदरूनी सतह पे मजबूत करने के लिए आवाम को साथ लेके चलना, छोटे कारोबारी को साथ लेके चलना, आपके जो मेन हेड्स इस वक्त जो मेन आपके रेवेन्यू जनरेट करने वाले जो लोग हैं, उन्हें आप अगर आप इस तरह मुतासिर करेंगे तो आपकी मईशत को धचका लगेगा, आपकी स्टॉक नीचे आएगी और ये मैं समझता हूँ कि सही बेहतर नहीं। अच्छा मुकीत, आप बताएं आपके पसंदीदा तरीन सियासतदान कौन है? मेरा पसंदीदा तरीन सियासतदान मखदूम शाह महमूद कुरैशी है। अच्छा, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब हैं, बिल्कुल सही, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब। ठीक हो गया, तो बड़े होकर क्या बनना है आपको? सियासतदान? सियासतदान बनना है, सियासतदान, मुल्क की खिदमत करनी है। अच्छा, खिदमत के करने तो और का भी तरीके हैं जी, खिदमत के तरीके तो और भी हैं। हाँ बहुत हैं, लेकिन जो अवामी खिदमत होती है वो इंशाल्लाह अमली खिदमत करेंगे, जैसे भाई ने नाम लिया, अच्छा, तो इंशाल्लाह वही करेंगे। तो आपके ख़ानदान में कोई हैं और सियासत में? हाँ, हमारे जो निज़ामानी हैं वो एक हाजी गुलाम हैदर निज़ामानी, वो 2 बार MPA रह चुका है। ठीक है। और जब मुहाजिर और सिंधी जब झगड़ा था तब उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया और उन्होंने बहुत, जो सिंधी थे हमारे, उनको उन्होंने कहा कि मुहाजिर भी हमारे भाई हैं, पंजाबी भी हमारे भाई हैं, पठान भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे साथ ही चलेंगे। तो उनका बड़ा किरदार था। ठीक है, तो आप बड़े होकर सियासतदान बनना चाहते हैं इंशाल्लाह। अभी से अपने वोटर इकट्ठे कर रहे हैं आप? वोटर स्कूल में, बिल्कुल इकट्ठे कर रहे हैं। बच्चे इधर अपने साथ में आ रहे हैं कि आपको शनाख्ती कार्ड बनेगा, मुझे वोट देना? नहीं, बच्चे भी साथ हैं तो बड़े भी साथ हैं। बड़े भी साथ हैं? बड़े भी साथ हैं। तो घर के होंगे ना बड़े? जी बिल्कुल, घर के बड़े होंगे। हाँ, घर के जो बड़े होते हैं वो भी साथ हैं। अगर बात लिए हमारा जो तेल का तहसील है, वहाँ पर जो भी मसाइल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको हल करना भी आता है और इंशाल्लाह उनको हल करके भी देते हैं। हुकूमत तो वहाँ पर हमारी नहीं है, लेकिन जो भी हाथ में होता है मतलब वो हम अल्हम्दुलिल्लाह आवाम तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल सही। भाई वक्त जो है वो बदल चुका है। पहले बच्चों से ये पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और पायलट बनेंगे, मगर इस वक्त जो है वो बच्चों के मन में ये बात आती है कि हम बड़े होकर सियासतदान बनेंगे। इसमें मैं समझता हूँ इसको कि तब्दीली कहते हैं। इमरान खान साहब का बड़ा हाथ है, इस PTI की नौजवान क़यादत का बड़ा हाथ है कि नौजवानों को सियासत की तरफ थोड़ा सा रुझान पैदा हुआ। बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन अप्रिशिएटेड है जी दोनों तरफ के लोग। इस वक्त बड़ी हैरानकुन बात मैं आपको बताऊँगा, इस वक्त अगर गवर्नमेंट एक छोटा सा वक्फा ले लूँ, मैं वापस आता हूँ, यहीं से बात शुरू करेंगे, ठीक है? कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से हम आज अपने मेहमानों से बात कर रहे हैं। मेहमानों में हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत हुसैन जो कि एक सीनियर तजज़ियाकार हैं और एक हमारे मुल्क के सीनियर सिटीज़न भी मौजूद हैं हमारे साथ। मुक़ीत निज़ामानी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं हम। अच्छा जी, सदाकत साहब, बात हो रही थी कि वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब जो बच्चे हैं जो उनसे पूछा जाए कि आपने बड़े होकर क्या बनना है, तो वो बताते हैं कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है। जैसे कि एक हमारे साथ ये मौजूद भी हैं इस वक्त। तो इसमें आप कहते हैं दोनों जो साइड्स हैं उन दोनों का कमाल है इसमें। तो ज़रा मैं कहता हूँ कंटिन्यू कीजिए। आज की गवर्नमेंट भी अप्रिशिएट उसको मैं करता हूँ, आज की अपोजिशन भी किसी हद तक अप्रिशिएटेड है कि उन्होंने भी रास्ता दिया, नौजवानों को मौका दिया, उनकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया, उनकी अहलियत को एक्सेप्ट किया। तो ये भी उनका एक बड़ापन है। तो देखें जी, जिस मुल्क के नौजवान, जिस मुल्क के बच्चे अमली सियासत की तरफ एक उम्मीद लगा बैठे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन रास्ता है उनकी जहन साजी का, अपने मुल्क की बुनियादें मजबूत करने का। आज वक्त की ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान के नौजवान के लिए रास्ता पैदा करें, सियासत में, रोज़गार में, कारोबार में। वो करना चाहते हैं, आजकल के बच्चे कुछ करना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी सर्विसेज आई, बहुत सी ऐसे इदारे शुरू हुए जिन्होंने नौजवानों को रोज़गार दिया, उनकी ज़िंदगियाँ बदल के रख दी। आज का नौजवान छोटा सरमाया रख के बैठा हुआ है, इस इंतज़ार में कि उससे मैं क्या कर सकता हूँ। गवर्नमेंट बड़े इदारों को फ़हाल करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि 30-40 साल बिगड़ी हुई चीज़ 2-4 साल में इतनी आसानी से सीधी नहीं होगी। ऐसी है कोई, मतलब इतना पुराना मर्ज हो तो मैं कहता हूँ वो एक गोली खाने से ठीक नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, बाकायदा उतने साल इलाज करवाना पड़ेगा। यस, इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है वो है हमारा नाउमीद हुआ हुआ नौजवान। हाँ। जो कि इस वक्त की गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब से नौजवानों ने ही उम्मीदें लगाई थी। अच्छा, अभी इस हवाले से मैंने आपसे ज़रा डिटेल से बात करनी है नौजवानों के बारे में और ये मुआशी सूरत हाल जो है इसके बारे में। ज़रा मुक़ीत से भी बात करते हैं। मुक़ीत, आप पाकिस्तान को मतलब कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि आपके ज़हन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि मैं पढ़ लिख के मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँगा, या जी ख्याल तो आया था। अच्छा, फिर लेकिन जब इमरान खान ने एक तहरीक शुरू की तब्दीली के नाम से, उस वक्त तो आप पैदा ही नहीं हुए थे भी? नहीं, उस टाइम से नहीं। 2015 से जब बल्दियाती इलेक्शंस थी तब हमारे पास मातली में आए खान साहब। तो तब से मैं उनकी तहरीक का हिस्सा रहा और मैंने बहुत उम्मीदें देखी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इमरान खान से मेरी उम्मीदें हैं। और नहीं, वो क्या तहरीक में कैसे आपने हिस्सा जी, मैंने तहरीक से हिस्सा आया, बल्दियाती की इलेक्शन से लिया। वहाँ पर हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो फिर इमरान खान साहब ने 13 नवंबर 2015 को हमारे पास जलसा किया। तब से जो मेरी अमली सियासत थी तब से शुरू हुई और तब से ही मैंने उम्मीदें लगाई खान साहब से। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क बनेगा जहाँ से इमरान खान ने जो बोला था ना, बाहर के लोग भी पाकिस्तान में आएंगे। सही है। पाकिस्तान के लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। आपको पता है सियासत में अभी जो चीज़ें बेहतर होने वाली है ना, इसके बाद सियासत को इतना पैसे वाला बिजनेस नहीं रह जाएगा। वो तो बिल्कुल सही है, हम तो पैसे वाला बिजनेस करना भी नहीं चाहते। पैसा वैसे ही बहुत है। हाँ, पैसा बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम पैसे वाला बिजनेस करना ही नहीं चाहते। सियासत को जमहूरियत बनाना है, कोई पैसा इकट्ठा करना तो चल रही है। जमहूरियत तो बिल्कुल चल रही है, लेकिन जब इमरान खान चोरों के नाम लेता है तो अपोजिशन क्यों कड़क उठती है? नहीं, सवाल है एक, जब चोरों का नाम लेते हैं तो अपोजिशन बात करती है, अगर पाकिस्तान के मुफाद में कोई बात करते हैं तो अपोजिशन खामोश है। सही है। क्योंकि उनको पता है अभी चोरों के गिरेबान में हाथ डाल दिया है इमरान खान ने, और इंशाअल्लाह जल्द चोर जेल की सलाखों में होंगे। ये वक्त दूर नहीं है इंशाअल्लाह। फिर कोई दूसरा सियासतदान, दूसरी पार्टी का अगर उसने बातें सुन ली तो पहले सुन ले। अगर चोर होगा तो वो बात करेगा, वो कड़क उठेगा। अगर साफ होगा तो वो कहेगा सही बोल रहा हूँ मैं। सियासत में चोर कौन होते हैं? जी, चोर तो वो होता है जिसने करप्शन की हो, जिसको वो तो करप्ट होता है। हाँ, वो करप्ट होता है ना। चोर भी हुआ ना, कामोरे भी होते हैं, ये सियासतदान भी चोर होते हैं। तो इस वजह से जिसके पास अवामी ओहदा आया हो, मिसाल की तौर अवाम का ओहदा आया हो या कोई वज़ीर बन गया हो, उसके पास किसके पैसे आते हैं?
आवाम के पैसे आते हैं, और वो जिस खाते से रिलेटिव होते हैं उस खाते में उसको काम करना चाहिए। उसने काम नहीं किया, बस खाली सिर्फ पर्चों में काम दिखाए और माल सारा हड़प कर लिया। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी तरफ बात करते हैं आपसे मजीद। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। बाद बामुलाइजा मिसेस मुगल आजम लाहौर से बात करें, क्या बात है आपकी? कैसे हैं आप भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। लाहौर में ठंड भी बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा मौसम है। मैं ना रोज़ घर से निकलते वक्त सोचता हूँ, मैंने कहा कोई जैकेट वगैरह पहन लूँ मैं, मगर फिर कहता हूँ उधर जाके गर्मी लगेगी, क्या फ़ायदा। दिल कर रहा है हमारा इतना ज़्यादा कि हम सर्दियों वाले कपड़े पहने, मगर कराची में पंखे एसी अभी भी चल रहे हैं। हाँ जी, ये तो बात है कि कराची में सर्दी गर्मी पंखे चलते ही रहते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, हाँ, ऐसा ही है। आपने जब कभी ऐसा हो ना, आपके कपड़े जो रखे हुए हैं जो कभी वेस्ट हो जाए, सोच रहे हैं तो हम लाहौर आए ना, लाहौर में एक शो करें, वहाँ सारा दिन 2-3 दिन रहे और फिर रह गए और कपड़े यूज करें। ये लाहौर में शौक पूरा करते हैं हम, सारे सर्दियों वाले कपड़े लाहौर ही रखे हुए हैं ज्यादातर हमने। हम आपको इनवाइट करते हैं, आपको अपने घर पे बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, आपको दावत देते हैं जी। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या कहेंगे सियासत के बारे में? आपकी सियासी सूरत हाल मौजूदा जो है वो, और नौजवानों और बच्चों में जो दिलचस्पी है सियासत के हवाले से, इस बारे में बताइए कुछ। सियासत के हवाले से हर बंदा यहाँ सियासतदान बना हुआ है। मैं तो ये सोचती हूँ कि पाकिस्तान का वजूद जो है ना, पाकिस्तान का वजूद ही नहीं लगता, क्योंकि हर बंदा कोशिश में लगा कि मैं आगे निकल जाऊँ, मैं आगे निकल जाऊँ, मेरा नाम हो जाए। तो ये चीज़ है कि ये देखिए, गरीब आवाम पिसती है, इस सब के पीछे गरीब आवाम पिसती है, उसको हर चीज़ फेस करनी पड़ती है। और आज सबसे मज़ेदार ये की बात है फ़हीम भाई कि आज मैं मिस्टर मुगल आजम से बात करवाती हूँ। अरे प्लीज़ करवाएं, उनका हमने सिर्फ नाम ही सुना है हमने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब मुगल आजम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भी आपका नाम ऐसा है कि मैं तकरीबन कोई पिछले 4 साल से सुन रहा हूँ, और आज पहली दफ़ा बात की है जो मैं आइंदा 40 साल में नहीं भूल सकता, पता है आपको? चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक तो है। इत्तेफाक से था कि तबीयत नहीं ठीक थी, आज मैंने ना ऑफिस से ऑफ की हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सही मैं है। आपका टॉपिक देख रहा था सियासत के ऊपर। जी जी, पर मुझे बताएं वोट किसको दिया आपने इस दफ़ा? जी वोट तो मतलब जो ऑनेस्टली है, मैंने नवाज शरीफ को ही दिया था। बिल्कुल सही है। तो अभी सियासत की बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, चले अल्लाह ने इनको खान साहब को मौका दिया है, बिल्कुल सही है। तो जो इन्होंने वादा किया है 100 दिन का कि हम आवाम को रिलीफ देंगे। अभी देखें, सुई गैस महंगी, वो भी नहीं आ रही, बिजली महंगी हो गई, रोटी महंगी हो गई, पेट्रोल नान महंगा हो गया। हाँ, और सही है। सबसे बड़ी बात जो मुझे एक लगी ना, इनके एक सीनियर सियासतदान, सीनियर वजीर भी है, तो उन्होंने टीवी पे मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चंद बदबूदार चेहरे बहुत जल्द आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये देखिए, चेहरे तो अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं ना, हमें क्या अख्तियार है कि हम किसी के चेहरे को बदबूदार या किसी के चेहरे को बुरा कहें। हाँ सही बात। नहीं तो नहीं, अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया है, अगर तो ये कुछ पता है- करके दिखाएं हमें। पता है ये ताकि बात। आइंदा हम ये कह सकें कि हमारा पहला इंतखाब गलत था, आइंदा हम इनको वोट दें। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, मगर ये मामला जो है ना, ये सियासत में कि सिर्फ किसी एक पार्टी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें नहीं है, ये सबको अपने अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। आप देखें, वो हमारे कोई वो वज़ीर थे, वो जो मेरा ख्याल है बिजली पानी के आबिद नाम के, उनके ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। कोई किसी को मतलब आप औरत की रिस्पेक्ट करें, ईवानों में औरतें हैं, आप औरतों को वहाँ पे किन किन अलकाबात से नवाज रहे हैं, मतलब एक पता है वो दुख होता। अच्छा, फिर इधर से भी इन लोगों ने भी कुछ इसी किस्म की जुबान से उनको जवाब देने की कोशिश की। तो ये बड़ी ज़रूरत है इन लोगों को, क्योंकि लोग इनको फॉलो करते हैं। अब बच्चे देखें ना, हमारे पास शो में मौजूद हैं, वो चाहता है बड़ा होकर सियासतदान बनूंगा। तो अब इन लोगों को लोग इनको रोल मॉडल समझते हैं, तो इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ज़रा अपनी लैंग्वेज जो बेहतर करें सभी। अच्छा जी, तो बात कर रहे थे जनाब इनसे, इन्होंने कहा कि मैं तो सियासतदान ही बनना चाहता हूँ बड़े होकर। जी बिल्कुल। तो ये जितने सियासतदानों के ऊपर सख्त वो हालात चल रहे हैं, वो लोग जिन्होंने करप्शन की है, और बेसिकली करप्शन और रोब दबदबे की वजह से ही लोग सियासत में आते थे। तो आने वाले वक्त में अगर जिस तरह ये जिस तरफ मामला चल रहे हैं,
सियासतदान इतना मजबूत नहीं होगा, मतलब इतना माली तौर पे उसे फ़ायदे नहीं होने वाले, हर सिर्फ मेरा ख्याल है उसे सिर्फ तनख्वाह पे ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। देखें जी, पूरी दुनिया में सियासत इज़्ज़त के लिए की जाती है, पैसे के लिए बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आप सही। यूरोपियन ममालिक में देखें, आप दीगर ममालिक में देखें, सियासत एक बड़ा बाइज़्ज़त शोबा समझा जाता है। सही। पॉलिटिक्स एक बहुत ही एक टॉपिक्स पे बात करना, मुल्क की खिदमत के लिए, सूरत-ए-हाल, खिदमत के लिए हाँ, बात सही है। करना, अपने आप को कुर्बान करने का नाम सियासत है। हाँ, हाँ, आजकल क्या सियासत हो रही है? दूसरे की कुर्बानी। बयानात की सियासत है आजकल। आपके बयानात आपकी सियासत को किस तरफ ले जा रहे यार हैं? आप जब अगर बात करते हैं ब्रेक आ जाती है, कोई है इसमें, आप पता है आपको इस क्यों हो रहा है ऐसा? बिल्कुल होना भी चाहिए ब्रेक के बगैर तो एक जिंदगी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और सियासत के हवाले से बात हो रही है जनाब आज। और सदाकत हुसैन साहब हमारे साथ हैं। सदाकत साहब के साथ जो है हमारे साथ मौजूद हैं एक जिन्हें नौजवान कहने में भी अभी कुछ साल बाकी, हमारे साथ मौजूद हैं मुक़ीत निज़ामानी साहब। अच्छा सदाकत साहब, बात हो रही थी आपसे कि बयानात की सियासत है, ज़रा इस बात को मुकम्मल करते हैं और आते हैं इस तरफ के जो अवाम है वो आपकी नज़र में वो मुआशी तौर पे खुशहाल कैसे हो सकते हैं? जी, सबसे पहले तो देखें जी, बयानात की सियासत से हट के इस वक्त हमारे जितने भी सीनियर ओहदेदार हैं, हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो एक चेहरा है गवर्नमेंट का, जिन्हें दुनिया देखती है, जिन्हें आवाम सुबह शाम देखती है। सबसे पहले तो वो अपने अंदर से गुस्सा और बेचैनी की जो कैफियत है, इसको निकाल के साइड पे रखें। बड़े तहम्मुल से इस वक्त सियासत करने की ज़रूरत है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अशद ज़रूरत है वो मुफाहमत की सियासत की। आप सबके साथ मिल के चलें। इस वक्त अगर आपको मुल्क को ठीक करना है तो निचली सतह से स्टार्ट लें। आप नौजवानों के लिए, आप बेरोज़गारों के लिए कारोबार के मौक़े तलाश करने की कोशिश करें। आप उन्हें इतनी जल्दी रोज़गार नहीं दे सकते, जितनी जल्दी आप बिगड़े हुए इदारों को ठीक नहीं कर सकते, तो इतनी ही जल्दी आप नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ लेके चलने की ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी एसोसिएशंस मुल्क में ऑपरेटेड हैं जो कि इस वक्त गवर्नमेंट की तर्ज पे ही काम कर रही हैं। जो काम गवर्नमेंट्स को करना चाहिए वो आपके प्राइवेट इदारे, प्राइवेट एसोसिएशंस ने संभाला हुआ है। एजुकेशंस में देख लें, हेल्थ में देख लें, एग्रीकल्चर में देख लें, आपको बहुत से ऐसे इदारे मिलेंगे कि जिनको आज अगर गवर्नमेंट अपने साथ लेके चले तो इनकलाबी सतह पे रोज़गार भी पैदा होगा। और नौजवानों की उम्मीद भी यही है। इस वक्त कोई भी जॉब नहीं करना चाहता, क्योंकि जॉब इस वक्त की महंगाई का सामना नहीं कर सकती। इस वक्त के अखराजात का सामना आपकी एक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर सकती। छोटे छोटे कारोबार के लिए छोटे छोटे कारोबार के मौके पैदा होने देनी चाहिए, चाहिए। हाँ। ठीक है जी, इन्हें मौका देना चाहिए निचली सतह की आवाम को। और बड़े प्यार और तहम्मुल की ज़रूरत है। जिस तरह से बड़ी बड़ी खुशाइंद एक तकरीब रही मलेशिया में, वज़ीर आज़म ने जिस तरह से पाकिस्तानियों से खिताब किया, बिल्कुल यही लहजा पाकिस्तानी अवाम को अंदर पाकिस्तान में भी चाहिए। आपके वज़ीर इत्तलात से चाहिए, आपके वज़ीर ख़जाना से चाहिए। हाँ, उनसे चाहिए। ठीक वैसे है खान साहब तो मतलब आवाम के लिए जब भी आते हैं उन्होंने इस तरह बात की कि देखें आपने घबराना नहीं है, मुश्किल वक्त आएगा मगर ठीक। वो तो मतलब अच्छा इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन सब कुछ इमरान खान साहब के हाथ में नहीं है। हाँ बिल्कुल इस सही कह वक्त रहे आपके पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान में तब्दीली आ सकती है। हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान के बाहर से इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी जितना सही। पाकिस्तान के अंदर के लोग पाकिस्तान में तब्दीली ला सकते हैं। इन्हें मौका देना चाहिए, इनको साथ लेके चलना चाहिए और अपने अंदर तहम्मुल पैदा करना। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच जनाब, आप हमारे साथ थे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुक़ीत निज़ामानी साहब। आपके लिए भी नेक तमन्नाएं कि आप बड़े होकर सियासतदान बने और अच्छे सियासतदान बने। हम सबको मिलकर जो है वो बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला जब पूरा मुल्क बेहतर हो जाएगा तो तब्दीली भी आ जाएगी और आने वाली नस्लों के लिए भी एक अच्छी जगह छोड़ के जाएंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो एक अलग मौजू पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। और वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से, और उसी के एक पहलू पे अभी हम बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में
कि पाकिस्तान में जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है इसमें हमें कहाँ कहाँ जो है वो रहनुमाई मिल सकती है, क्योंकि वक्फे से पहले भी बात हो रही थी, हमारे साथ तजज़ियाकार मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जो छोटे कारोबार हैं या जो छोटे कारोबारी हजरात हैं उन वो इस वक्त जो है वो क्या करें। तो हमने कुछ दिन पहले कुछ रियल एस्टेट के हवाले से एक प्रोग्राम किया था जिसको आप दोस्तों की वजह से काफ़ी पजीराई भी मिली और उन्हें उसे काफ़ी पसंद भी किया गया, काफ़ी अच्छी मालूमात थी उसमें। तो आज हमारा शो जो है फिर कुछ उसी हवाले से, हमारे साथ उबैद खलील साहब मौजूद हैं और ये रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं खलील साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि ऐसे वो लोग मतलब जो कारोबार करना चाहते हैं और कुछ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते, तो वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और किस तरह जो है वो कारोबार करें? देखें, इस हवाले से जो अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे यहाँ जो एक रियल एस्टेट का शोबा है और इसके अंदर इस वक्त ये मौका है कि छोटे जो कारोबारी लोग हैं, छोटे जो सरमायादार लोग हैं, वो इसमें बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक स्टार्टिंग अमाउंट मतलब ये कि अगर कोई 3, 4, 5 लाख तक भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो कुछ इस तरह के प्लॉट्स भी हैं, जिस तरह मैंने पहले आपसे ज़िक्र किया था कि हॉक्स बे की स्कीम के बारे में हमारी आपसे बात इसी प्रोग्राम के हवाले से हमने अवेयरनेस लोगों को दी थी। तो इसके अंदर भी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख से स्टार्ट की जा सकती है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो देखें ना, जो भी छोटा कारोबारी है, जो भी आदमी कारोबार करना चाहता है, सबसे पहले वो ये चाहता है कि सिक्योरिटी और सेटिस्फेक्शन, कि मैं जहाँ जो चीज़ कारोबार के लिए करना चाहता हूँ, जहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कि मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि आया मेरा सरमाया भी महफूज होगा या नहीं। इसमें इस रियल एस्टेट के अंदर, इस शोबे के अंदर, इस बिज़नेस के अंदर सबसे अहम बात यह है कि आप जो भी पैसा लगा रहे हैं, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका बिल्कुल सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। वो इस हवाले से है कि आपने अगर कोई चीज़ लेनी है तो उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना है या अपने नाम पे टाइटल उसको लेना है। तो उसमें यह कि जो भी अगर अमाउंट, जो भी चीज़ें होती हैं, तो आपको इस चीज़ का कोई डर, कोई खौफ नहीं है कि यार के हमारी अमाउंट जो है इसमें कोई लॉस होगा या कुछ नुकसान होगा। एक ये बेहतरीन और सेफ़ इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ये शोबा है कि इसके अंदर बिल्कुल सेफ़ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा, मगर इसमें भी नुकसान के इम्कानात तो उस वक्त होते हैं जब आपने काफ़ी जो बढ़ी हुई कीमतें जो होती हैं उस अगर वक्त में आपने अगर ख़रीदारी की है, जैसे कुछ अर्सा पहले काफ़ी चीज़ें की कीमतें काफ़ी ज़्यादा थी और प्रॉपर्टीज़ की कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई थी, और अगर उस दौर में आपने परचेजिंग की है और आजकल कीमतें कम हुई हुई हैं, तो वो तो नुकसान में गया ना वो कुछ। देखिए, नुकसान उस सेंस पे नहीं है। अगर देखिए, रियल एस्टेट के अंदर लॉस का कहीं से सिलसिला नज़र नहीं आता। अगर ये कि जो पहले हमारे इस शोबे के अंदर जो मुल्की हालात थे, वो बात आपकी समझ में आती है कि भाई लोग जो है मुल्की हालात की वजह से और ख़ास कर जो परेशानियां थी और जो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स थे उसकी वजह से, और जो पानी के मसाइल थे, बिजली के मसाइल थे, जिसकी वजह से लोग माइग्रेशन कर रहे थे, इलाके छोड़कर जा रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और कि इसके अंदर को दूसरी बात है, प्रॉपर्टी के लिए मैं आपसे एक बात ये कहूँ कि ये अलाइव इन्वेस्टमेंट है, तो यानी कि ये हमेशा ही रहेगी। और इसके अंदर 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती हैं। एक तो ये है कि कोई इन्वेस्ट करता है तो वो बिल्कुल ओपन लैंड ले लेता है, ओपन लैंड पे इन्वेस्टमेंट करता है। दूसरा, अगर किसी को नुकसान का अंदेशा होता है तो वो फिर आप अलाइव प्रॉपर्टी, यानी कि आप कोई फ्लैट ले सकते हैं, कोई बंगला ले सकते हैं, कोई मकान ले सकते हैं, उसको आप अगर ये है कि जिस तरह से आप मार्केट की बात कर रहे हैं कि मार्केट स्लो होती है, मार्केट कम होती है, मार्केट तेज़ होती है, आप उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। सही है। तो एक आमदनी का ज़रिया भी माशाल्लाह बनता है। और असल बात यह है कि जो पैसा है, उस जो मुल्क का जो सरमाया है वो सेव नहीं होना, वो एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए। हाँ। असल बात यह है कि इस तरफ लाने का, लोगों को जो है इस तरफ ध्यान दिलवाने का जो बात यह है कि जो भी पैसा, ज़ाहिर सी बात है वो रोलिंग में आएगा, कोई चीज़ ली जाएगी, कोई चीज़ दी जाएगी, तो खुद ब खुद ही जो है
माशरे में जो है वो अपना बिज़नेस का भी रुझान बेहतर होगा और उसके लिए भी फ़ंड भी रेजिंग होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, कैसे हैं? याहिया बात कर रहा मैं बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया भाई, आप कैसे हैं? हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपके मौजूद मेहमान को भी सलाम हो, क्योंकि हाउसिंग के हिसाब से बात हो रही है और मुझे इनसे कुछ सवाल ये करने हैं कि डेफिनेटली देखिए, बात ये कि अब कितना शहर गुंजान हो गया और अब लोग की हिम्मत नहीं है कि एक अच्छे पॉश एरिया में, यानी आप, मैं खुद बफर जोन में रहता हूँ, वहाँ भी इतनी प्रॉपर्टी महंगी हो गई कि लोग खरीद नहीं पाते। तो आगे की तरफ मूव तो अल्टीमेटली करना है, कराची फैल रहा है। जी हाँ। लेकिन इनसे मेरा सवाल ये, जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं इसकी, क्योंकि होता ये कि फ़हीम भाई, एक तो ऑथेंटिसिटी इसकी क्या है, इसकी अप्रूवल प्रॉपर है, सर्टिफिकेट इनके पास, जो सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, ताकि लोग इस पे रिलाई कर सकें। दूसरी बात है कि ये जो नॉर्मली ये होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो ये पहले तो अमाउंट बताते हैं, फिर उसके बाद एक हिडन चार्जेस भी होते हैं, फिर उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसकी ये क्लियर करते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात है कि जो बहुत अच्छी बात इन्होंने, क्योंकि अब जाहिर है रास्ते खुल गए हैं, कराची में अमन भी हो गया, तो लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वहाँ आप जिन लोगों को नहीं पता उनके बारे में बताएं कि कम्युनिकेशन के बेस वहाँ आसान है, जो इजी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। एक तो ये बात बताएं। दूसरी बात बताएं कि बस मुझे जो पूछना है, असल बात ये पूछनी है, यकीनन इनका एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इनकी ऑथेंटिसिटी और डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी क्या है, ये मैं पूछूं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया Thank you जनाब, so much. बहुत शुक्रिया भाई। जनाब, सबसे पहले ये बताएं कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हम जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी, इसमें जो नया प्रोजेक्ट हम कोई लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हम जो अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो ऑलरेडी स्कीमें मौजूद हैं, जिस तरीके से कराची भर के अंदर जो स्कीमें मौजूद हैं उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। अच्छा, दूसरी बात करने की है कि जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि उसकी लीगल प्रोसेस की और लीगल उसकी जो ना पोजीशन की, तो और सेफ्टी की, तो देखें वो जो ऑलरेडी स्कीमें मौजूद हैं, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा कि जो हाउसबे की स्कीम के बारे में हमारी बात हुई थी, तो ये केडीए की स्कीम है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स का कोई, किसी चीज़ का, आपकी ओनरशिप का कोई मसला नहीं है और तमाम चीज़ें ऑलरेडी हुई हुई हैं। आपने चीज़ परचेज़ करनी है, अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवानी है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कराची में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं लाइक जहाँ लोगों की बड़ी तादाद भी जाती है और काफ़ी महंगी सोसाइटी, नॉर्दर्न बाईपास के पास जो है। बिल्कुल। तो वहाँ तो मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी कोई ख़ास बंदोबस्त है। और नहीं, वहाँ पर अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ख़ास बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़ जो हैं वो बैरिया टाउन भी शिफ्ट हुई हैं। बिल्कुल अभी रिसेंटली, तो उनके पास भी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त, तो इसे क्यों इतनी अहमियत नहीं दी जाती है यहाँ पे? असल में ये बहुत बड़ा इशू है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मस्ट है। हाँ। जिस तरीके से रोडों के जाल बिछाए जा रहे हैं और रोडों के जाल बिछ चुके हैं, ये भी एक खुश आइंद बात है कि चलें तमाम चीज़ें, पहले सबसे पहले तो रोडों का सिलसिला चल रहा है और रोडें बन रही हैं माशाल्लाह। जी हाँ। अब ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बेहद ज़रूरी है। इसके लिए तो गवर्नमेंट को हमें ये करना चाहिए कि जितने भी लोकल अपना ट्रांसपोर्ट है, जिस तरीके से अभी ये जो एक नया ऐलान लोकल अपना सर्कुलर ट्रेन का भी हुआ है कि ये भी गवर्नमेंट ने कहा है कि दोबारा चलेगी। तो देखें, इंतज़ामात तो हो रहे हैं, लेकिन ये कि हर चीज़ फ़ौरन तो नहीं होगी, वक्त लगेगा इसके अंदर कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी काम हो रहे हैं। जो लोकल बसेस चल रही हैं, लेकिन वो तो उसी रूट पे चल रही हैं। ये आपकी बात सही है कि हाउसबे की तरफ, और दूसरा ये है कि अपना बहरिया टाउन की तरफ या इसके आगे भी जो भी नॉर्दर्न बाईपास की तरफ, मतलब साइडों पे जो इलाके हैं वहाँ पे बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल शहर तक लेके आना चाहिए। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से कोई शख्स जो है वो सेंटर ऑफ द सिटी से, सेंट्रल सिटी है जो, वहाँ से अगर वो जाता है हॉक्स पे की तरफ अगर रहता है, तो उसे ऐसा कोई निज़ाम होना चाहिए कि वो बस जो है वो अच्छी बस, अच्छी सवारी जो है उसे वो छोड़े शहर में, फिर वापस लेके आए। आप मतलब इस तरह तो फिर वही होगा कि सिर्फ जो गाड़ियों वाले हैं, जो अमीर लोग हैं, सिर्फ वही जा सकेंगे, एक आम आदमी तो वहाँ जा ही नहीं सकेगा। देखिए, उसके लिए यही बात है ना कि मैं जिस बात के ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ कि आप चीज़ लेते हैं, परचेज़ करते हैं, और जब वहाँ पर लोग आना शुरू होते हैं, आबादी होना शुरू होती है, तो फिर इदारे खुद ब खुद ही और फिर गवर्नमेंट खुद ब खुद ही इस तरफ ध्यान देती है कि जी यहाँ पर सहूलियात भी दी जाए, और लोग उसके बारे में ख़ुद डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं, उनको यादहानी कराते हैं कि भाई ये सब मसाइल हैं, इनको देखा जाए। लेकिन इस हवाले से जो अभी आपका ग्रीन लाइन का मंसूबा है, ये भी मुकम्मल होने को है। ये भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, इससे जो आप देखें कि जो सुरजानी का एरिया है वो शहर तक मिल जाएगा पूरा। उसके अलावा आपका
नॉर्दर्न बाईपास पे भी फ़र्क पड़ेगा, वही रूट उसको भी टच करता है। तो ये चीज़ें इसकी मतलब है कि काफ़ी आसानियाँ पैदा कर रही हैं। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये रियल एस्टेट का जिक्र करते हैं, ये रियल एस्टेट क्यों कहते हैं इसे? क्या इसके पीछे ज़रा छुपी हुई जो आप है? बात बिल्कुल लोगों को आज तक इस चीज़ की कोई अवेयरनेस नहीं है कि ये रियल एस्टेट इसको क्यों कहते हैं। देखिए, जो शुरू में पाकिस्तान बनने के बाद एक रुझान था, लोग कोई भी चीज़ परचेज़ किया करते थे तो वो एक पगड़ी सिस्टम राइज था। जी यस, मुझे याद है पगड़ी सिस्टम होता था। वो क्या था कि आपने अगर आपके पास एक किराए पे दुकान है किसी की, फ़र्ज़ करें, तो आपने वो पैसे जो हैं वो पगड़ी उसकी रखी होती थी कि मैंने 5 लाख रुपए पगड़ी दी थी इसकी, तो मुझे जो है ना वो इसका 7 लाख रुपए दे दो, तो इस दुकान पे आके तुम बैठ जाओ। ऐसे होता था ना? ऐसे ही कुछ? होता था। तो ये किराए के साथ ही होता था? ये इसमें ये होता था कि मालकाना कम और किराए की कुछ हद कम होती थी और मालकाना हकूक़ भी होते थे, लेकिन ये कि उसमें दोनों ही चीज़ें शामिल थी, लेकिन वो हकीकी उसके आप मालिक नहीं थे। यानी कि पगड़ी आपने जिस मालिक ओनर को या जिस भी मालिक को दी है, उसके बाद उसको आपने कुछ किराया भी देना होता था, और कभी आपने अगर किसी को बेचना है या सेल करना है तो फिर भी दोबारा उसी से आपने उसके दाम पे पगड़ी चेंज करवानी थी। फिर उसके साथ किराया फिर वो भी जारी रखता था। यानी कि उस वक्त से लेकर आपके पास जो भी पगड़ी के मामला, आपके पास कोई हकीकी हैसियत नहीं थी। हकीकी हैसियत नहीं थी, बिल्कुल सही है। तो ज़रा ये मतलब जो है मफ़हूम आप बताते रहिएगा। थोड़ा सा एक वक्फा है छोटा सा, उससे वापस आते हैं तो फिर यहीं से बात करते हैं। गिरवी का निज़ाम भी था एक, उस पर भी बात करेंगे। एक वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो पगड़ी का निज़ाम हुआ करता था उसमें मालिक को पैसे जमा करवा दिए जाते थे और साथ उसके थोड़ा सा किराया भी दिया जाता था। तो ये निज़ाम बदला कि मालिक जो है वो जैसे 40-40 साल से लोगों ने पगड़ी पे चीज़ें ली हुई हैं, ना तो वो मालिक हैं और ना ही वो उस तरह के प्योर किराएदार हैं, तो बीच में ही फंसे हुए हैं वो। तो वो इस तरह की आज भी मिसालें मौजूद हैं। आज भी उस तरह से लोगों ने लिए हुए हैं, और पगड़ी जिन लोगों से ली थी वो कोई माइग्रेट कर गए, कुछ यहाँ पर मौजूद नहीं है, कुछ अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। तो उसमें यह है कि उनके पास कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बस यही है कि जी आपने लिया हुआ है और उसका किराया मतलब जो है वो देते रहें। अब ये कि वो चाहते हैं कि अगर हम इसको कहीं किसी को सेल कर दें या कोई, उनके पास से कोई हकीकी मालकियत ही नहीं है, वो उसी तरह किसी को पगड़ी पे ही दे सकते हैं। पगड़ी पर भी अगर देंगे तो जो पगड़ी चेंज करवाने के लिए उसी मालिक से रब्ता करना पड़ता था ना, कि वो पगड़ी चेंज करके देगा तो फिर आपको उसकी रकम जो आपने दी थी वो आपको मिल जाएगी। तो अच्छा, इसलिए रियल एस्टेट कहते हैं कि ये हकीकी जो है ना वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसे कहते हैं कि जी आप जो भी चीज़ ले रहे हैं, जो भी चीज़ आपने ख़रीदी है, वो आप उसकी हकीकी आपके पास मिल्कियत है, हकीकी ओनरशिप है। तो वो आप आराम से जैसे ही उसको सेल कर सकते हैं, और अगर आपका इंतकाल हो जाता है, आप मौजूद नहीं है, तो आपके लवाहिकीन के नाम पे खुद ब खुद आपकी प्रॉपर्टी का भी इंतकाल हो जाता है, मुंतकिल हो जाती है। सही है। उसके कानूनी तरीक़ेकार होते हैं, उसको फॉलो करने के बाद फिर वो सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी। वालेकुम अस्सलाम रियाज साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? बस सर ये कहेंगे कि ये जो साहब हमारे बैठे हुए हैं, ये आज मकानों के बारे में बात हो रही है, ज़मीनों के बारे में। तो मसला ये है कि जो लोग हुकूमत वक्त को चाहिए ना कि जो लोग लॉन्च करते हैं कोई भी स्कीम के जी ये वाली ज़मीन है, उस टाइम पे हुकूमत जो है वो सोई हुई होती है। जो गरीब आदमी 2 लाख या 1 लाख या 3 लाख या 5 लाख की ज़मीन लेता है और वो वहाँ पे घर बना लेते हैं। अब कराची में जिस तरीके से ये शुरू हो गया पूरे पाकिस्तान में, तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे जो बेघर हो रहे हैं, जिनके कारोबार खत्म हो रहे हैं कि ये नाजायज थे। तो भाई ये 40 साल पहले भी तो कोई
एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई SDM होगा, कोई DC होगा, कोई ना कोई तो होगा, कोई तो डिपार्टमेंट रियाज होगा। साहब, तो उस टाइम जी रियाज साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है। ठीक है, 40 साल पहले ये काम हो जाना चाहिए था। अगर 40 साल नहीं हुआ तो क्या उन्हें मालिकाना हकूक दे दिए जाएं जो 40 साल वहाँ बैठे हुए थे सरकार की जगह पे? आपकी क्या राय है इस बारे में? बड़ी अच्छी बात की आपने कि 40 साल से जो आदमी बैठा है वो नाजायज बैठा है। ठीक है, वो नाजायज बैठा है, लेकिन वो 40 साल अब जब उसने वहां पे लगा लिया, ठीक है ना, एक आदमी ने अपना घर जाके मेमन कोर्ट में या सुपर हाईवे में या वहां पे खोल लिया। अब वहां पे 40 साल पहले उसने अपनी सारी जगह सेटिंग कर दी, सारा हो गया। अब जब वो जगह अच्छी हो गई, सरियाब हो गई और वो बड़े पैसों की हो गई, तो आप लोग आ गए कि जी ये खाली करो, ये नाजायज है। तो ये भी तो नाजायज है ना सर। आप लोग नहीं, मतलब हुकूमत कह रहा हूँ, आप लोग नहीं कह रहा। कहने का मकसद है कि ये नहीं होना चाहिए। जब उस टाइम बिल्कुल खाली थी तो उस टाइम तो कोई नहीं पूछने वाला था, यहाँ यार जंगल है जाने दो। अब जब जमीनों की कीमतें आसमान के भाव आ गई हैं, तो आप कहते हैं कि खाली करो। तो भाई इनके भी तो कुछ ना कुछ तो करो ना, ये भी पाकिस्तानी है। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया हूँ, मगर जो नाजायज बैठा हुआ है, जो नाजायज काम कर रहा है, उसके ऊपर तो वो कानूनी कार्रवाई बनती है। वो आज हुई, आज नहीं होती तो 10 साल बाद होती, उनके बच्चों से होती, कभी कहीं ना कहीं तो ये सिलसिला शुरू होना था, ये प्रोसेस शुरू होना था। मगर खैर, ये आपका जो सवाल है बड़ा वैलिड है कि जिन लोगों के रोज़गार मुतासिर हुए हैं इस सारे मामले की वजह से, या जिन लोगों की रहाइश जो है वो मुतासिर हुई है इस सारे मामलात से, तो उनके लिए हुकूमत की क्या हिकमत अमली है और उन्होंने क्या प्लान किया, ये हम ज़रूर पूछ सकते हैं आपसे। देखें, इसमें तो वाज़े सी साफ़ सुथरी सी बात ये है कि अगर जिन साहब ने कॉल की है उनकी, या अगर मेरी या आपकी भी अगर कोई जगह होती, उसके ऊपर भी अगर कोई इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से बैठ जाता, तो ज़ाहिर सी बात है हम भी कोर्ट से या इदारों से रुजू करते कि जी हमें हमारा हक दिलाया जाए। सही है। अब ये कि अगर गवर्नमेंट की ज़मीन पे कोई नाजायज़ बैठ गया है, ठीक है, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनके पास उनके साथ अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, तो लेकिन देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि उनके ऊपर बल्कि जुर्माना लगाया जाए कि जी आपने गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी नाजायज़ इस्तेमाल की है उसका भी जुर्माना दें। हाँ, दूसरा ये है कि अगर उनके पास मालकाना हकूक़ हैं, तो जिन लोगों ने उनको अगर रिलीज़ दी है और जिन लोग अगर उनके पास बाकायदा चीज़ मौजूद, तो फिर उनको कंपलसेशन गवर्नमेंट को फिर करना चाहिए और उन लोगों को भी कहीं ना कहीं जो है ना अकोमोडेट करना चाहिए। उन्हें जैसे चाहिए। ऐसी मार्केट्स बना के दी जानी चाहिए, जो मिसालें मौजूद थी यहाँ पे कि जहाँ वो संडे मार्केट वगैरह लगा करती थी। अब इस तरह के उन सारे ठेले पथारे वालों को आप जगह दें कि आप जाएँ यहाँ पे आके करें, ये जगह छोड़ दें। बिल्कुल। तो टैक्स का और हुकूमत की आमदन का कुछ मामला हो, मगर खैर कुछ ना कुछ प्लानिंग की ही होगी गवर्नमेंट ने। आने वाले वक्त में पता चलेगा सब। ये एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं हम उबैद खलील साहब से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं उबैद खलील साहब से रियल एस्टेट के हवाले से, इसकी कंसल्टेंसी के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है सही रहनुमाई ना होने की वजह से। तो इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। अच्छा जी, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे ये जो हमारा यहाँ पे निज़ाम है ख़रीदारी का, ये मतलब ज़मीन वगैरह के हवाले से। अच्छा, एक और आजकल हम देख रहे हैं कि एक तो कब्ज़ा माफिया जो है वो, जिस पे बात हो रही थी, कॉलर ने भी सवाल किया था, आपने कहा कि अगर आपकी या मेरी या किसी की जगह भी होगी तो उस पर भी अगर कोई आके कब्ज़ा करके बैठ जाएगा और इतने सालों बाद कहें तो हम भी कानून का ही सहारा लेंगे और उन लोगों को उठा देना जो है वो कोई इतना मामला नहीं है, मगर उन लोगों को एकोमोडेट करना चाहिए कहीं ना कहीं फिर भी, क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। ठीक है, तो जो लोगों ने घर जो लीज़ वगैरह पे लिए हुए हैं और वो बैंक सेक्टर की तरफ से या बिल्डर की तरफ से, तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखिए, जो लोग ने लीज़ पर लिए हैं और जिनके पास मालकाना हकूक़ अगर जेन्युइन है तो उनको तो फिर खैर कंपलसेशन होनी चाहिए। ठीक है। और जिन लोगों ने, जो बिल्डर्स ने जो वायलेशन की है और बिल्डर्स ने जो अगर नाजायज़ ज़मीन पर, रफ़ाई प्लाटों पर
गवर्नमेंट के प्लाटों पर अगर कंस्ट्रक्शन की है तो उसका फिर जुर्माना जो है बिल्डर को लगना चाहिए, और जो लोगों की असल रकम है वो फिर बिल्डर को उनको वापस करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो रफ़ाई प्लाटों पर और जो हक जो है वो फिर जिन लोगों का है वो उन लोगों को ही मिलना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई हॉस्पिटल होता, वहाँ पर अगर कोई स्कूल होता, तो ज़ाहिर सी बात है वो पब्लिक के मफाद के लिए होता, पब्लिक की ही उसमें बेहतरी के लिए रफ़ाई प्लॉट रखे ही इससे जाते हैं कि उसमें पब्लिक के लिए या आवाम के लिए ही कोई गवर्नमेंट स्कीम या कोई गवर्नमेंट काम करना चाहती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल उसको कमर्शियल इस्तेमाल करके और लोगों से लाखों और करोड़ों और अरबों रुपए बटोर के ये जो बिल्डर का शेवा है ये गलत है सिलसिला। सही सही सही। एक और कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, सहर बात कर रही हूँ कराची से। सहर साहिब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं कि हॉक्सपे में 120 गज का प्लॉट 1,20,000 में है, तो क्या इसके अलावा भी मज़ीद कुछ देना होगा, और ये क्या कानूनी होगा, और किस्तें तो नहीं होंगी इसकी? सही है, सही। मैं अभी हम इस बारे में पूछते हैं। सिर्फ एक दफ़ा देना होगा, बाकी हमारी मिल्कियत होगा? ठीक है, अभी पूछते हैं जनाब। ये वो जो बात कर रहे थे उसमें यह कि 80 गज का प्लॉट जो है 80 गज का प्लॉट 20 से 25 में मिल जाएगा। 1,20,000 या 1,25,000 रुपये मिल जाएगा। ये उसकी टोटल कीमत है? टोटल कीमत है। मतलब इसमें कोई किस्तें, कोई इंस्टॉलमेंट, कोई एडवांस, बाद में कोई चक्कर नहीं, कोई हिडन टैक्सेस नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा जी हाँ। और जो है इसके अलावा जो अपने नाम पर मुंतकिल करवाना है, ट्रांसफ़र करवाना है, उसकी फीसेस वगैरह है। उसकी 3-4 लाख हो गई? नहीं, उसकी 3-4 लाख नहीं है, वो बस बहुत मुनासिब देखें ना। अच्छा। यही तो मैं इसको बहुत ज़्यादा 25-30 हज़ार अच्छा, मुनासिब पैसे हैं उसमें। ठीक है, तो इतने में वो मलकियत हो जाएगा। KDA की स्कीम है जो आप बता रहे हैं कि वो भी इदारा भी अच्छा है और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। अभी फ़िलहाल फौरी जो है ना वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए वो अच्छी जगह नहीं है। देखिए, बिल्कुल बात यह है कि लेकिन अब पोजीशन का सिलसिला मैंने बताया था कि शुरू अगर हो जाता है, हो रहा है, तो फिर ये कि जाके बना भी सकते हैं। ठीक है, परेशानी होगी शुरू में जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट का है, दूर है, लेकिन ये कि बाद में फिर इस कीमत में कराची शहर में कोई चीज़ नहीं मिलती। ठीक हो गया। अच्छा, अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहे और उसके पास एडवांस में पैसे ना हों, ठीक है, कोई अपना घर बनाना चाहता है कुछ भी, तो क्या वो बैंक से वो लीज़ करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। और वो उसके लिए क्या क्या शराइत होती हैं, किस तरह जो है वो मतलब सहूलत हो सकती है उसको? तो उसके लिए ये होता है कि बैंक कोई 60 या 70% तक शायद के तक फाइनेंस करते हैं, तो उसमें कुछ 25-30% की पेमेंट कर दी जाती है, और बाकी जो है अगर वो बैंक के क्राइटेरिया में पूरा उतर रहा होता है तो उसको फाइनेंस हो जाता है। लेकिन उसके लिए ये है कि लीज प्रॉपर्टी और लाइफ प्रॉपर्टी जो होती है, बैंक के कुछ रूल्स होते हैं, उस हिसाब से वो हो जाता है। अच्छा, उस हिसाब से फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जो मुल्क से बाहर जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, और जो वैसे भी जो मुल्क से बाहर जो लोग हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? कि ये तो आपने बता दिया कि वो 1 लाख 1.25 लाख रुपए से प्रॉपर्टी शुरू हो रही है, 10-12 लाख रुपए तक आप जितना बड़ा प्लॉट देखेंगे, जितनी अच्छी जगह पे जाएंगे, अच्छी लोकेशन है, वो सारा कुछ मिल जाएगा आपको। मगर बाहर जो पाकिस्तानी ओवरसीज, वो तो वहाँ कमाइयाँ करते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने मुल्क में जाके खर्च करें और वहाँ पर अपने असासे बनाएं। बिल्कुल। देखें, इसके लिए ऐसा है ना कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो बाहर से लोग आते हैं फाइनेंस लेके, उसके बाद उनका ये होता है कि कोई बिज़नेस कर लिया जाए, कोई फलाना कोई काम कर लिया जाए। देखें, इसमें इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर करने के लिए कोई तजुर्बे की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ये हुनर नहीं है। आपका बिल्कुल सेफ़ इन्वेस्टमेंट है और बिल्कुल आपको इसी के अंदर फाइनेंस करना चाहिए। और इसके अंदर ये है कि असल जो से मैं जो आपको बात कर रहा हूँ कि हकीकी जो मालकाना हकूक़ होते हैं, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत फ़ायदेमंद है। और जितने लोग आप देखें ना, जो माशाल्लाह इसके अंदर जितना भी फ़ंड बाहर से जो लोग लेकर आते हैं, वो अक्सर ये होता है कि वो बैंकों में ही पड़ा रह जाता है कोई, और जो पैसा पड़ा रह जाता है उस वो डिवैल्यूएट भी होता है।
जी हाँ, बैंक पे जो है वो बहुत सारे लोग पैसे नहीं रखते हैं, वो इस वजह से वो कहते हैं कि ये जमा होगा, वहाँ से जो प्रॉफिट आएगा ये सूद के ज़मरे में आ जाता है, और वो प्रॉपर्टी खरीदना जो है ना वो ज़्यादा मुनासिब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये कि प्रॉपर्टी में ये फंड लगाया जाए, और उससे ये कि बहुत ज़्यादा उनको भी अच्छे मुनाफे की उम्मीद होती है। और एक अगर ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो DHA को रिकमेंड करते हैं आप? ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो DHA भी है, और इसके अलावा कराची के अंदर जो बड़े जो पोश एरियाज़ हैं वो भी हैं, उनमें भी की जा सकती है। और जो इसके अलावा नॉर्दर्न बाईपास पर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बिल्कुल अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।